हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रैंक बूस्टर सीरीज। तो इस सीरीज का ये 11th लेक्चर है और इसमें जेईई मेन के कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यू को इंक्लूड किया गया है, जो हो सकते हैं एज इट इज अपने को क्वेश्चन पेपर में दिख जाए या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर इमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम Ni इज इक्वल टू 8 to Nf इज इक्वल टू n, द प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट 1/n स्क्वायर विल बी। तो यहाँ पे देखो, एटॉमिक हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें बोल रहे हैं कि Ni इज इक्वल टू 8 है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियल स्टेट जो एनर्जी लेवल होता है या बोल दो 8 सेल में है और वहां से फाइनल स्टेट एन में जा रहा है। तो फाइनल स्टेट इसके लिए क्या हो सकता है? फाइनल स्टेट तो 7 भी हो सकता है। देखो एन इजकल टू 7 भी हो सकता है, एन इजकल टू 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। समझ गए? जो फाइनल स्टेट है, फाइनल एनर्जी लेवल है, डी एक्साइटेशन के बाद तो कुछ भी हो सकता है, 7 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एन फाइनल है उसको स्मॉल एन मान लो। जो फाइनल एनर्जी लेवल है उसको नहीं बता रहे, वही तो वेरिएबल है इस क्वेश्चन में। तो मान लो कहीं पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी एनएच सेल में डी एक्साइटेशन के बाद। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया, तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर यहाँ से क्या रिलीज होता है? फोटोन। और इस फोटोन का अपना कुछ वेव वेवलेंथ होगा, या फिर बोलो इस फोटोन का अपना कुछ एनर्जी होगा। समझे? और अगर वेवलेंथ लेते हो तो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इसका वेव नंबर आएगा। समझे? तो अपने को वेव नंबर जो है, वेव नंबर वर्सेस 1/n² का ग्राफ प्लॉट करना है। और इस ग्राफ से रिलेटेड पूछ रहा है, 4 पॉइंट दिया है कि लीनियर होगा विथ स्लोप RH। समझे? ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर वेव नंबर वर्सेस यहाँ पे एनर्जी लेवल के बीच अगर देखोगे तो एक रिडबर्ग इक्वेशन होता है, उसको याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ये देखो रिडबर्ग इक्वेशन को लिख सकते हैं वेव नंबर या फिर 1/λ। ये किसके बराबर होता है? RH Z² इंटू 1/n फाइनल, ये फाइनल होता है, माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। देखो अगर इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई करेंगे तो एन फाइनल जो होगा, एन फाइनल ये लोअर एनर्जी लेवल होता है। लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल कहने का मतलब है कि यहाँ पे एन फाइनल का वैल्यू लेस होगा। समझे? और जो एन इनिशियल होता है वो होता है हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल। अच्छा, एनर्जी हायर होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में। तो देखो ये वेव नंबर और एन फाइनल जो आएगा, फाइनल एनर्जी लेवल, इस पे अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना ले लेंगे? 1। और यहाँ पे देखो लिख लो वेव नंबर इज इक्वल टू RH और 1 का स्क्वायर। एन फाइनल तो नहीं दिया है ना, वही तो यहाँ पे वेरिएबल है। एन फाइनल लिख लो, एन फाइनल बोला है 1/, एन फाइनल एन हो जाएगा, तो 1/n² माइनस एन इनिशियल का वैल्यू दे दिया है। देखो इनिशियल इनिशियल स्टेट क्या है? 8th सेल में इलेक्ट्रॉन है, 8th एनर्जी लेवल में। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करो। फर्दर इसको सॉल्व करने पे अपने को मिलेगा RH इंटू 1/n² माइनस RH/64। देखो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो देखो वाई एक्सिस पे अपने को लेना है वेव नंबर, तो यहाँ पे वाई हो गया। और देखो 1/n² को लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक्स हो गया, ये वाला वैल्यू। और जो ये आर एच दिख रहा है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एम लिख दो, प्लस यहाँ पे जो ये वाला कांस्टेंट दिख रहा है ये है इंटरसेप्ट सी। तो देखो ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है विथ
स्लोप कितना आ रहा है आर एच, और इंटरसेप्ट माइनस आर एच अपॉन 64। तो यहाँ से देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है लीनियर विथ स्लोप आर एच, तो ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, और स्लोप कितना है आर एच, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब बाकी तो इनकरेक्ट ही होंगे, सिंगल करेक्ट है तो। लेकिन अगर समझना है क्वेश्चन को आगे फर्दर, तो देखो सेकंड ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, लीनियर विथ इंटरसेप्ट माइनस आर एच। तो इंटरसेप्ट माइनस आर एच नहीं है, देखो इंटरसेप्ट कितना है माइनस आर एच अपॉन 64, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बोल रहा है थर्ड में नॉन लीनियर ग्राफ है। अच्छा नॉन लीनियर तो नहीं है, तो लीनियर ग्राफ है। नॉन लीनियर कब होता, अगर बोलता वेव नंबर वर्सेस एन के बीच 1/n के बीच ग्राफ बनाओ, अगर ये ग्राफ बोलता तो ये हो जाता पैराबोलिक, समझ गए, ये पैराबोला बन जाता। कैसे, तो समझो यहाँ पे अगर ऐसा ग्राफ पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इससे रिलेट करो, y इज इक्वल टू, या इससे रिलेट कर लो, y इज इक्वल टू आर एच की जगह पे m लिख दो, लिख दो कांस्टेंट, और 1/n के जगह पे x लिखते तो ये बन जाता एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखो पैराबोला बन जाता कि नहीं। तो ये नॉन लीनियर बन सकता था, लेकिन कब, वेव नंबर वर्सेस 1/n का ग्राफ पूछता तो इसको याद रखो, क्या पता ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। तो ये तो नॉन लिनियर नहीं है, जो गिवन क्वेश्चन में ये ग्राफ पूछ रहा था, तो ये तो नॉन लिनियर नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में बोल रहा है लीनियर विथ स्लोप माइनस आर एच। अच्छा यहाँ पे स्लोप क्या है प्लस आर एच, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अच्छा कई बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस माइनस आर एच में और प्लस आर एच में, तो ध्यान दो यहाँ पे जो भी नंबर लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वेव नंबर कभी निगेटिव थोड़ी ना होगा, या यहाँ से वेवलेंथ आता है वो निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखोगे ये पॉजिटिव होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम, यहाँ पे वेव नंबर और या देखो रिडबर्ग इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमॉन्ग 1 to 4 आर। फर्स्ट में बोल रहा है एज वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइन इन द सीरीज कन्वर्जेस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अच्छा कैसे करेक्ट है थोड़ा समझ लो, जैसे यहाँ पे बामर सीरीज की बात करेंगे तो देखो बोल रहा है कि अगर लेमडा यहाँ पे डिक्रीज होता है तो सीरीज की लाइन है, सीरीज लाइन कोई भी सीरीज हो, सीरीज लाइन लाइंस कन्वर्जेस, कन्वर्ज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और किसी भी सीरीज के लिए करेक्ट है, समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझ लेना। लेमडा डिक्रीज होगा तो सीरीज लाइन कन्वर्ज होती है। कैसे, तो देखो अगर बामर सीरीज की बात करोगे तो बामर सीरीज की लाइनें कब बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो, किसी भी एनर्जी लेवल में हो, लेकिन उसका डी एक्साइटेशन के बाद वो फाइनल एनर्जी लेवल 2 पे आना चाहिए, तो बोलते हैं बामर सीरीज की लाइनें। अब देखो मान लो यहाँ पे हम कुछ एनर्जी लेवल बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो n=3 है, तो अगर 3 से इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा 2 में, समझे, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन। अगर यहाँ पे 4 से 2 में डी एक्साइटेशन होगा तो इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन। अगर यहाँ पे 5th से डी एक्साइटेशन होगा तो इसको बोलेंगे थर्ड लाइन। और अगर यहाँ पे एक्साइटेशन ऐसे हो रहा है तो इसको बोलेंगे फोर्थ लाइन, समझे। ये हो गया n=4 5 6। तो यहाँ पे देखो जो चार लाइनें होती है ना, तो अगर फर्स्ट लाइन को देखोगे, इस फर्स्ट लाइन को, तो इसका कलर होता है रेड, इसका कलर याद रख लेना रेड। और इसका जो वेवलेंथ होता है, इसका वैल्यू होता है 656 नैनोमीटर के आसपास। जो सेकेंड लाइन होगा उसका कलर होगा ब्लू ग्रीन, ये जो सेकेंड लाइन है इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन।
समझे। और इसका वेवलेंथ अप्रोक्स होगा 486 नैनोमीटर। जो थर्ड लाइन होता है यहाँ पे, थर्ड लाइन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ब्लू कलर का होगा। और इसका वेवलेंथ 434 नैनोमीटर। और जो फोर्थ लाइन है इसका कलर होता है वॉयलेट। देखो एनर्जी बढ़ते जा रहा है, ये वॉयलेट कलर का होगा। और इसका वेवलेंथ होगा 410 नैनोमीटर। तो देखो यहाँ से दिख रहा है क्या, ये जो फोटोन रिलीज हो रहा है उनका एनर्जी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ क्या है, घटते जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो देखो लेमडा क्या हो रहा है, लेमडा डिक्रीजेस। और एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी पर फोटोन और वेवलेंथ का ग्राफ खींचे, यहाँ पे देखो एनर्जी, एनर्जी पर फोटोन और लेमडा का ग्राफ खींचे, जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसका वेवलेंथ। तो देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन रिलीज, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ का जो फोटोन रिलीज होगा पामर सीरीज में, वो 656 नैनोमीटर का होगा। यहाँ पे उसका वैल्यू होगा 656 नैनोमीटर। और इसका एनर्जी कम होगा, समझे, उसका एनर्जी कम होगा ऐसे। और जो सेकंड फोटोन रिलीज होगा, सेकंड थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी वाला, लिस्ट एनर्जी के बाद सेकंड नंबर का हायर एनर्जी वाला, तो उसका वेवलेंथ देखोगे ना तो उसका वेवलेंथ है 486। तो उसका थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा होगा और वेवलेंथ कितना हो जाएगा 486 नैनोमीटर। ये सब नैनोमीटर में चलेगा। जो थर्ड लाइन है ब्लू कलर का, उसके लिए देखो वेवलेंथ आ रहा है 434, तो एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होगा और वेवलेंथ इसका हो जाएगा 434। यहाँ पे वेवलेंथ हो जाएगा 434 नैनोमीटर। जो फोर्थ लाइन होगा उसका एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होगा और उसका वेवलेंथ जो है वो हो जाएगा 410, 410 नैनोमीटर। तो देखो ये बीच का स्पेसिंग घटते जा रहा है, समझ गए। देखो इन वेवलेंथ का डिफरेंस करके देखो बीच का स्पेसिंग घटते जा रहा है। और अगर फर्दर इसको देखेंगे, अगर सातवें सेल से ट्रांजिशन होगा या आठवें से होगा तो एनर्जी तो बढ़ेगा, यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन बीच का स्पेसिंग क्या होगा, वेवलेंथ जो भी आएगा उस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ आएगा, यहाँ पे स्पेसिंग घटता जाएगा यहाँ पे, समझे। एनर्जी बढ़ेगा लेकिन बीच का स्पेसिंग घटता जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही ग्राफ नहीं बनाया रहता है, देखोगे बुक में या ऐसे बनाया रहता है, ये लाइनें पास पास, फिर थोड़ा सा लाइनें क्या करता है, दूर करता है ऐसे। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, इधर की ओर जाएंगे तो लेमडा क्या हो रहा है, डिक्रीज, लेमडा डिक्रीजेस। और जैसे लेमडा डिक्रीज करेगा स्पेक्ट्रल लाइन जो है कन्वर्ज हो रही है, समझ गए, सीरीज लाइन, सीरीज लाइंस कन्वर्जेस। तो ये किसी भी सीरीज के लिए, किसी भी सीरीज लाइन के लिए करेक्ट है। जैसे लाइमन बामर कांस्टेंट कोई भी सीरीज लाइन हो उसके लिए ये करेक्ट है कि जैसे लेमडा का वैल्यू डिक्रीज होगा सीरीज लाइन कन्वर्ज होगा, समझे। तो इस बात को याद रख सकते हो, दोनों तरह से समझ सकते हो, चाहे मर्जी जैसे भी समझो, जो भी इजी हो समझ सकते हो। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2। अच्छा लाइमन सीरीज के लिए तो जो फाइनल एनर्जी लेवल है वो 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो होता है n फाइनल होता है और ये वाला वैल्यू जो होता है n इनिशियल है, समझे। तो n फाइनल तो लाइमन सीरीज के लिए 2 होना चाहिए, करेक्ट है ये भी। थर्ड में बोल रहा है द लाइन्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू N2 इज इक्वल टू 3। अच्छा N2 मतलब N2 का मतलब क्या है, N इनिशियल। तो अगर N इनिशियल का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो देखो यहाँ से N इनिशियल का वैल्यू 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा, तो रेड कलर का लाइट निकलेगा मतलब लोवेस्ट एनर्जी का, और लोवेस्ट एनर्जी का लाइट निकलेगा मीन्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फोर्थ में बोल रहा है
The ionization energy of hydrogen can be calculated from the wave number of these lines. देखो, जो लाइमन सीरीज के लिए वेव नंबर आएगा, तो अगर देखोगे तो यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन n इजकल टू इनफाइनाइट से अगर n इजकल टू 2 में भी ट्रांजिशन करेगा, तो अपने को इस ट्रांजिशन के करेस्पॉन्डिंग वेव नंबर मिलेगा। समझे? इस ट्रांजिशन के करेस्पॉन्डिंग वेव नंबर मिलेगा, और इस वेव नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फोटोन का एनर्जी निकाल सकते हैं। जो यहाँ से फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी कैसे निकालेंगे? एच सी बाई लेमडा, और 1/λ को लिख सकते हैं एच सी इंटू वेव नंबर। 1/λ क्या होता है? वेव नंबर। तो एनर्जी तो निकाल लेंगे यहाँ से, लेकिन यह एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के बराबर नहीं होगा। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के बराबर कब होता? अगर यही होता लाइमन सीरीज के लिए। अगर लाइमन सीरीज की बात करते हैं, तो लाइमन सीरीज में तो n इज इक्वल टू कितना लेते हैं? लाइमन सीरीज में फाइनल एनर्जी लेवल जो होता है 1 लेते हैं, n इजकल टू 1। तो अगर इसके करेस्पॉन्डिंग अपने को कोई ट्रांजिशन दिया रहे n इजकल टू इनफाइनाइट से n इजकल टू 1, समझे, लाइमन सीरीज के लिए, तो यहाँ पे जो वेव नंबर आएगा, इस वेव नंबर का यूज करके इस ट्रांजिशन से इमिट होने वाले फोटोन का एनर्जी निकाल सकते हैं, एच सी इंटू वेव नंबर। और जो ये एनर्जी आएगा फोटोन का, यही एनर्जी क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच एटम। समझे? तो लाइमन सीरीज का अगर वेव नंबर दिया रहे, वो भी इनफाइनाइट से फर्स्ट में जो ट्रांजिशन होगा उसके करेस्पॉन्डिंग वेव नंबर दिया रहे, तो उस वेव नंबर से हम लोग क्या निकालेंगे? इमिटेड फोटोन का एनर्जी, और वही एनर्जी क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर। तो लाइमन सीरीज के बारे में दिया रहे तब तो आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन और किसी सीरीज के लिए अगर देगा वेव नंबर का इंफॉर्मेशन, तो वहां से हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स यह स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है when the excited electron of a H atom from n is equal to 5 drops to ground state, the maximum number of emission lines observed are। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये दिमाग लगाना कि यहाँ पे जो H एटम है वो पूरा सैंपल दिया है कि आइसोलेटेड H एटम दिया है। समझ गए? कई बार क्वेश्चन में बोलता है आइसोलेटेड एच एटम। अगर आइसोलेटेड एच एटम दिया है मीन्स एक ही हाइड्रोजन एटम है। समझ गए? तो यहाँ पे तो आइसोलेटेड दिया नहीं है, तो पूरा सैंपल की बात कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो n इजकल टू 5 में है, मतलब फिफ्थ एनर्जी लेवल पे है, और इसका ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है? ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, मतलब n इजकल टू 1 में हो रहा है। तो देखो, बीच में जो भी एनर्जी लेवल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। मैक्सिमम पॉसिबल केस अपने को कंसिडर करना पड़ता है इस केस में। तो यहाँ से अगर देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है? N2 से N1 में हो रहा है, या फिर बोलो 5 से 1 में हो रहा है। तो सबसे पहले जहाँ से जहाँ ट्रांजिशन होता है उनका डिफरेंस कर लो, N2 माइनस N1। यहाँ पे क्या करोगे? N2 माइनस N1, दोनों का डिफरेंस किए, और फिर ये जो डिफरेंस आएगा उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन। यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस। तो देखो, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। तो यहाँ से देखो, N2 माइनस N1, 5 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में। तो दोनों का डिफरेंस कर लो, आएगा 4, और दोनों के डिफरेंस में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो 4 प्लस 1 5 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 10, मीन्स
10 स्पेक्ट्रल लाइन अपने को ऑब्जर्व होगा, डिफरेंट वेवलेंथ का या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर बोलता आइसोलेटेड एच एटम है, समझे, आइसोलेटेड एच एटम होता, तब तो अपने पास सैंपल में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता और उसका जो इलेक्ट्रॉन है फिफ्थ एनर्जी लेवल पे है और उसको आना है ग्राउंड स्टेट में, समझ गए। तो इस केस में अगर बोलता मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस जो आएगा वो आएगा, दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस कर दो, n2 माइनस n1 मीन्स यहाँ पे आएगा 4। कैसे, तो अगर आइसोलेटेड एच एटम है तो इस केस में मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, हर एक एनर्जी लेवल पे ले जाओ इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइटेशन कराते कराते, तो उस केस में मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होगा, मतलब मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन अपने को मिलेंगे। तो यहाँ से देखो पांचवे से फोर्थ सेल में गया, फोर्थ से थर्ड में गया, थर्ड से फिर सेकंड सेल में ट्रांजिशन हो और सेकंड से होके फर्स्ट में जाए। तो इस केस में देखो एक स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ से मिलेगा, समझ गए, एक स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ से मिलेगा, एक स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ से मिलेगा, एक स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ से मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे 5 से 4 में आ रहा है, फिर 4 से 3 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है। तो देखो 5 से 4 ट्रांजिशन होगा तो जो फोटोन रिलीज हो रहा है इसका अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उसको क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, तो इसको बोलो न्यू 1। फिर यहाँ से 4 से 3 में आ रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं, h-2। इसके करेस्पॉन्डिंग जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसका एनर्जी हो जाएगा h-2। यहाँ पे 3 से 2 में जो आया h-3 एक बोल दो यहाँ पे, और 2 से जो 1 में आ रहा है उसका एनर्जी बोल दो h-4। तो यहाँ से देखो अगर हमको न्यू 1 न्यू 3 न्यू 4 में रिलेशन अगर बताना हो तो रिलेशन क्या हो जाएगा, जो न्यू 4 होगा सबसे ज्यादा होगा, उससे कम न्यू 3, उससे कम न्यू 2, उससे कम न्यू 1। ऐसा कैसे लिख दिया, तो देखो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस घटता है, समझे, ऐसे समझो। n=1 अगर यहाँ पे लिखे हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होता है दो सेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता है। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे। n का वैल्यू बढ़ने से, एनर्जी लेवल बढ़ने से दो एनर्जी लेवल के बीच का कंसेक्यूटिव, दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, ये वाला 1 और 2 वाला डिफरेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा। उससे कम 2 और 3 के बीच का एनर्जी डिफरेंस, उससे कम 3 और 4 से एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस आएगा, और सबसे कम डिफरेंस क्या होगा, 5 और 4 का। तो h-1 का एनर्जी सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सबसे कम है। तो देखो उसका एनर्जी कम मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम, तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बोल देगा कि पांचवे से चौथे में ट्रांजिशन हो रहा है फिफ्थ एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में, तो जो फोटोन निकला उसका एनर्जी कंपेयर करो थर्ड, जब ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में, मींस h-3 से, समझ गए। तो यहाँ पे एनर्जी कंपेयर करा सकता है, फ्रीक्वेंसी कंपेयर करा सकता है, या फिर वेवलेंथ। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, समझे, अगर ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 दिया है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये बात तो करेक्ट है। देखो रदरफोर्ड्स का जो गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट था उससे अपने को क्या पता चला कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो हाईली डेंस होता है, समझे, और सारा का सारा मास जो होता है या वहां पे जो न्यूक्लियस के पास जो होता है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है, पूरा का पूरा एटम का मास न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, समझे।
यहाँ पे ऐसे। तो रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, वहां से हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वहां से हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बता सकते हैं। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से नहीं एक्सप्लेन करते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उसमें क्वांटाइजेशन की बात की गई है कि अलग अलग एनर्जी लेवल का एनर्जी फिक्स होता है, क्वांटाइज्ड होता है, तो वहां से एक्सप्लेन करते हैं, ना कि रदरफोर्ड से। स्टेटमेंट टू में बोल रहा है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉन्ट्रेडिक्ट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये बात भी करेक्ट है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो था, वो उसमें बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, और उसका रेडियस भी बता दिया था कितने डिस्टेंस पे मूव करेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी बता दिया था, मींस मोमेंटम भी फिक्स कर दिया उसने। मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम भी बता दिया और पोजीशन भी बता दिया, समझे। लेकिन बाद में जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, तो इसमें तो बोला गया कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अदर्स जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, उनके पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और उसमें हमेशा एरर आ ही जाता है, समझे। और जो भी मोमेंटम में एरर होगा और पोजीशन में एरर होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, समझे। तो इसमें तो कभी सर्टेनिटी की बात ही नहीं किया गया, हाइजेनबर्ग में हमेशा अनसर्टेन होगा, लेकिन बोर्स मॉडल में एग्जैक्ट वैल्यू बता दिया, सर्टेन वैल्यू बता दिया, तो कंट्रेडिक्ट ही कर रहा है, मीन्स स्टेटमेंट टू भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स ऑफ Li2 प्लस इज डेल्टा R1। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स ऑफ हीलियम प्लस इज डेल्टा R2। द रेशियो ऑफ डेल्टा R1 इज टू डेल्टा R2 इज। तो यहाँ पे देखो, जो किसी भी सेल का अगर रेडियस लिखना हो तो हम लोग रेडियस कैसे लिखते हैं, nth सेल का रेडियस लिख सकते हैं R0 n² बाई जेड, समझे। बोर्स एटॉमिक मॉडल से किसी भी सेल का हम लोग रेडियस लिख सकते हैं, किसी भी एनर्जी लेवल का। तो यहाँ से देखो, अगर डेल्टा R1 के लिए लिखें तो डेल्टा R1 क्या बोल रहा है, ये तो लिथियम 2 प्लस का है, लिथियम 2 प्लस की बात करेंगे तो डेल्टा R1 दिया है, और डेल्टा R1 है R3 - R4, समझे। ऐसे ही डेल्टा R2 की अगर बात करोगे, डेल्टा R2 तो ये है हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस के लिए, और ये भी है R3 - R4। तो देखो, अगर लिथियम 2 प्लस के लिए अगर लिखोगे R3 - R4, तो R3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R0 × R3। तो देखो, थर्ड सेल की बात कर रहे हैं, मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 माइनस, तो ये तो R3 हो गया अपना, समझ गए। ऐसे ही R4 लिख सकते हैं R0 × यहाँ पे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो ये R4 लिख दिए। अब फिर देखो, अगर ऐसे हीलियम प्लस के लिए लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं R0 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 माइनस R0 × R4 के लिए n का वैल्यू 4 रखो, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो देखो, यहाँ से दो इक्वेशन बन गया। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो सब कुछ कॉमन आ जाए, यहाँ से कॉमन लेके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इजिली। तो यहाँ से डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R2, ऊपर से कॉमन ले लो 1/3 पहले इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से कॉमन ले लो 1 बाई, यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर आएगा 2, तो सेकंड इक्वेशन से 1/2 कॉमन ले लो, तो बाकी सारा टर्म कट जाएगा, और यहाँ पे फाइनली आंसर आ जाएगा 2/3, समझे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एच एटम इन द लाइमन सीरीज इज λ1।
द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस इज। तो यहाँ पे देखो लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया है। अच्छा, लाइमन सीरीज की लाइनें कब बनती हैं? जब कहीं से भी ट्रांजिशन होके इलेक्ट्रॉन जंप करे फर्स्ट सेल में, समझ गए, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे। और बामर सीरीज के लिए, ये तो लाइमन सीरीज के लिए हो गया। बामर सीरीज के लिए देखोगे तो कहीं से भी ट्रांजिशन होके इलेक्ट्रॉन जंप करे सेकेंड एनर्जी लेवल पे। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है लाइमन सीरीज में। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमडा शॉर्टेस्ट होना चाहिए, मतलब लेमडा मिनिमम होना चाहिए, तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम। तो लेमडा मिनिमम बोलो या एनर्जी मैक्सिमम बोलो, एक ही बात है, समझे? तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? एन इजकल टू इनफाइनाइट से एन इजकल टू वन पे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन सीधे इनफाइनाइट से जंप करे फर्स्ट एनर्जी लेवल पे। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं जो यहाँ से फोटोन इमिट हो रहा है इसका वेवलेंथ बोला है लेमडा वन है। तो लेमडा को हम लोग लिख सकते हैं रिडबर्ग इक्वेशन से, वन अपॉन लेमडा मिनिमम दिया है लेमडा वन है, इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर, वन अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो वन अपॉन ये जो लेमडा वन है किसके बराबर आने वाला है? आर एच। अच्छा, यहाँ पे एच एटम है तो जेड का वैल्यू वन है, वन का स्क्वायर करोगे वन ही आ जाएगा। वन अपॉन एन फाइनल का वैल्यू होगा, देखो लाइमन सीरीज के लिए एन एल फाइनल जो एन फाइनल आएगा वो वन आएगा, तो वन का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल। इनिशियल क्या होगा यहाँ पे? एन का वैल्यू इनफाइनाइट है, समझ गए? इनफाइनाइट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट सेल में। तो यहाँ से वन बाई लेमडा वन आ रहा है आर एच, समझे? तो ये दे रखा है। आगे बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस के लिए बताओ। तो बामर सीरीज के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताना है, मीन्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स लेमडा मैक्स। और लेमडा मैक्स तो एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी मिनिमम कब होगा? एनर्जी मिनिमम कब होगा? जब एन इजकल टू थ्री से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके एन इजकल टू टू में आए। तो यहाँ से देखो इसी फॉर्मूले में रख लो, फॉर्मूला तो यही है। तो लेमडा मैक्स वन अपॉन लेमडा मैक्स को लिख सकते हैं आर एच जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हीलियम प्लस के लिए बात करेंगे तो जेड का वैल्यू है टू, टू का स्क्वायर फोर, और ये हो जाएगा वन अपॉन एन फाइनल। एन फाइनल टू है, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन अपॉन एन इनिशियल, इनिशियल है थ्री, तो यहाँ पे थ्री का स्क्वायर नाइन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आर एच इंटू फोर इंटू यहाँ पे फाइव अपॉन फोर इंटू नाइन, फोर से फोर कट हो जाएगा। और लेमडा मैक्स का वैल्यू आ रहा है नाइन अपॉन फाइव, यहाँ पे नाइन अपॉन फाइव आर एच। तो यहाँ से आर एच का वैल्यू यहाँ से पुट करो यहाँ पे लाके, तो हो जाएगा नाइन लेमडा वन अपॉन फाइव। तो लेमडा मैक्स आ गया। ये लेमडा मैक्स किसके लिए है? हीलियम प्लस का है, समझे? हीलियम प्लस का। और ये बामर सीरीज के लिए है, बामर सीरीज। तो क्वेश्चन में दिया था कि बामर सीरीज के लिए लेमडा मैक्स बताओ, तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया? नाइन लेमडा वन बाई फाइव। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बामर सीरीज लाइंस अपीयर इज। तो देखो बामर सीरीज की लाइन कहाँ पे अपीयर होती है? अगर क्वेश्चन का आंसर देना हो तो एक लाइन में आंसर है विजुअल रेंज में अपीयर होती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, समझे? तो सबसे पहले इसको पूरा एक बार डिटेल से समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अगर हम लोग लाइमन बामर पास्टन जो भी सीरीज होती है उनके वेवलेंथ का रेंज का थोड़ा सा आइडिया रखें तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो अगर लाइमन सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज यहाँ पे इसका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का रेंज है 91 टू 122 नैनोमीटर।
समझे। लाइमन सीरीज का रेंज ये हो गया। बामर सीरीज के लिए अगर बात करेंगे, बामर सीरीज, तो इसके वेवलेंथ का जो रेंज है वो है 365 टू 656 नैनोमीटर। जो पास्चन सीरीज है, पास्चन सीरीज, तो पास्चन सीरीज का वेवलेंथ जो आता है ना, वो 820 नैनोमीटर से लेके 1875 नैनोमीटर के अप्रोक्स रहता है। पास्चन के बाद आएगा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सीरीज का रेंज, अच्छा इस रेंज को याद नहीं रखना है, लेकिन इसका थोड़ा सा रिलेटिव आइडिया होना चाहिए। इसका रेंज होगा 1458 से लेके 1450 नैनोमीटर में है। और इसके बाद आ जाएगा फंड। तो इसका जो रेंज आता है वो है 2279 से लेके 7460 नैनोमीटर। यहाँ पे नैनोमीटर। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि देखो, जो बामर सीरीज, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, बामर सीरीज की जो लाइंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ पे लाई करेंगी। तो देखो, बामर सीरीज जो दिख रहा है यहाँ पे स्पेक्ट्रो, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो विजुअल रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 4000 या 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये विजिबल रेंज है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट होता है उसका रेंज क्या होता है, अप्रोक्स 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर होता है। तो देखो, बामर सीरीज सीरीज जो है ऑलमोस्ट इसी रीजन में लाई कर रहा है। समझे। तो यहाँ से बामर सीरीज का देखो, वेवलेंथ थोड़ा और कम आ रहा है 400 से। ये देखो, 665 और 400 नैनोमीटर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे अप्रोक्स 35 नैनोमीटर का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। समझ गया। तो ये जो डिफरेंस वाला ये रीजन है, एक किस रीजन में चला जाता है, यहाँ पे जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज यूवी रेंज में आता है, अल्ट्रा वायलेट रेंज में। और इसकी कुछ लाइनें जो है, बामर सीरीज की कुछ लाइनें ये भी यूवी रेंज में आती हैं। लेकिन मोस्टली जो इसका रीजन है वो विजिबल रीजन में आता है, विजिबल रीजन। समझे। अच्छा, जो बामर सीरीज की चार लाइनें हैं, स्टार्टिंग की जो चार लाइनें हैं, समझ गए, वो विजुअल रेंज में आती हैं। वो चार लाइनें कौन से हैं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर यहाँ पे जैसे मान लो n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करे, n इक्वल टू 4 से ट्रांजिशन करे, n इक्वल टू 5 से ट्रांजिशन करे, और n इक्वल टू 6 से ट्रांजिशन करे, तो यही चारों लाइनें क्या होती हैं, विजिबल रीजन में आती हैं, विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन में यही चार लाइनें ऑलमोस्ट सारे वेवलेंथ को कवर कर लेती हैं। और थोड़ा सा जो वेवलेंथ का रेंज है 35 नैनोमीटर, उसमें एन जो उसमें सारे जो कि एन इक्वल टू इनफाइनाइट से लेके और बीच के जो भी ट्रांजिशन होंगे, समझ गए, 35 नैनोमीटर वाले गैप में आ जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे लाइमन सीरीज के लिए बात करेगा तो यूवी रेंज में आती है, और बामर सीरीज की बात करेगा तो विजुअल रीजन में। यहाँ पे देखो, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, इनकी बात करेगा तो ये इंफ्रारेड रीजन में आती है, इंफ्रारेड रीजन में। तो देखो, इंफ्रारेड रीजन में हो सकता है नियर इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड बोल दे। समझे। तो पास्चन सीरीज जो होता है वो आता है नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। और जो ब्रैकेट और फंड सीरीज की लाइनें हैं ये होंगी फार इंफ्रारेड। समझे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर हम लोग इजीली दे सकते हैं। और देखो, यहाँ पे लाइमन और बामर सीरीज में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, लाइमन और बामर सीरीज की लाइंस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। और ऐसे ही बामर और पास्चन में देखो कोई ओवरलैपिंग नहीं है यहाँ पे। और फिर यहाँ देखो, पास्चन और ब्रैकेट में कोई ओवरलैपिंग दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग दिख रहा है। इसका रेंज होता है 800
20 मतलब 820 नैनोमीटर से लेके 1875 नैनोमीटर, और इसका 1458, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग है। मतलब पास्चन और ब्रैकेट फंड की लाइंस का एनर्जी सेम हो सकता है। ऐसे ही ब्रैकेट और फंड में देखो, इसका रेंज देखेंगे और इसका रेंज देखेंगे तो इसमें भी ओवरलैपिंग है। मींस ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज की लाइंस का एनर्जी फंड सीरीज के लाइंस के एनर्जी को ओवरलैप कर सकता है, समझे। दोनों का एनर्जी, ब्रैकेट और फंड सीरीज की लाइनें होंगी, उनका एनर्जी आपस में मैच कर सकता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। और कई बार अगर वेवलेंथ देगा, मान लो कोई वेवलेंथ रैंडमली दे दिया और बोले कि किस सीरीज का लाइंस होगा, तो अगर इस वेवलेंथ का थोड़ा सा आइडिया रहेगा ना, अप्रोक्स आइडिया रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन बिना कैलकुलेट किए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9। द स्पेक्ट्रल सीरीज आर, यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दो स्पेक्ट्रल सीरीज जो है उनके शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो रेशियो है लेमडा, जैसे मान लो फर्स्ट सीरीज हो गया और कोई सेकेंड सीरीज है, तो इनके शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो बोला है 9 है, समझे। तो अपने को बताना है कि वो सीरीज कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिखना हो तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखो 1/λ इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो, एनर्जी मैक्सिमम। तो n इक्वल टू इनफाइनाइट से, मतलब इनिशियल स्टेट इनफाइनाइट होगा और फाइनल स्टेट यहाँ पे कुछ हो सकता है। देखो फाइनल स्टेट तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, सबका अलग अलग होता है, तो फाइनल स्टेट अपने को नहीं पता है। लेकिन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल दिया है तो किसी भी सीरीज के लिए इनिशियल स्टेट तो फिक्स हो गया ना, एन इक्वल टू इनफाइनाइट से जंप करेगा और फाइनल स्टेट कहाँ पे आ रहा है तो नहीं पता है। अगर लाइमन सीरीज की लाइन होगा तो फाइनल स्टेट एन फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखो अगर लाइमन सीरीज हुआ तो एन फाइनल का वैल्यू क्या लिखेंगे 1। अगर बामर सीरीज हुआ तो एन फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। और पास्चन सीरीज की लाइन हुई हुई तो एन फाइनल का वैल्यू हो जाएगा 3। ब्रैकेट के लिए एन फाइनल जो होता है हो जाएगा 4, और फंड सीरीज के लिए एन फाइनल का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो वही तो अपने को नहीं पता है, समझ गए। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस एन इनिशियल इनफाइनाइट है और एन फाइनल क्या होगा। दो सीरीज के लिए क्या लिया है, वेवलेंथ का रेशियो लिया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर लिखना हो तो लेमडा मिनिमम, समझ गए, लेमडा मिनिमम निकाल सकते हैं इन जनरल, वो क्या हो जाएगा आर एच। और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और एन फाइनल नहीं पता है, समझ गए। एन फाइनल मान लो कि कुछ होगा, एन फाइनल हो गया, और एन इनिशियल तो पता है इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा मिनिमम कितना आ रहा है, यहाँ से लेमडा मिनिमम आ रहा है एन फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एच, समझे। अब देखो दो सीरीज के लिए अगर अपने को लिखना होगा लेमडा मिनिमम का रेशियो, तो पहले सीरीज के लिए क्या बोल सकते हैं, लेमडा मिनिमम फर्स्ट सीरीज डिवाइडेड बाई लेमडा मिनिमम ऑफ सेकेंड सीरीज। तो यहाँ से देखो अगर फर्स्ट सीरीज के लिए लिखेंगे तो एन फाइनल फर्स्ट के लिए लेंगे, और देखो डायरेक्ट रिलेटेड है तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे ना, तो क्या मिलेगा n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। ये फर्स्ट सीरीज के लिए फाइनल एनर्जी लेवल हो गया, और इस सेकेंड सीरीज के लिए n2 फाइनल एनर्जी लेवल है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, किस सेल में आया डी एक्साइटेशन के बाद। तो देखो इस रेशियो को दिया है कि 9 है,
समझे। और इसको सॉल्व करने से n1/n2 का वैल्यू कितना आएगा, 3। n1/n2 3 आया। मीन्स अपने को दो ऐसे सीरीज लेना है, लाइमन बामर पास्टन कोई सा भी, जिसमें उनके फाइनल जो एनर्जी लेवल है उनका रेशियो 3 आ जाए। तो यहाँ पे देखो कौन सा रेशियो लेंगे तो एनर्जी लेवल, फाइनल एनर्जी लेवल का रेशियो 3 आएगा। यहाँ पे इसको उठा लो, और तो कहीं आ नहीं रहा है, समझे। तो अगर हम यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, रेशियो 3 दिखाना है, तो n1 को क्या ले लें, n1 को क्या ले लें, यहाँ पे 3 ले लें, मतलब पास्टन सीरीज की लाइन बोल दें। n1 3 है, मीन्स पास्टन सीरीज, यहाँ से क्या आ गया, पास्टन सीरीज की लाइन। और यहाँ पे n2 जो है, यहाँ पे देखो n2 जो है वो 1 ले लें, मतलब लाइमन सीरीज। जो n2 है वो लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रहा है फाइनल एनर्जी लेवल का। तो अगर इनका रेशियो निकालें तो रेशियो आएगा 3, समझे। मीन्स ट्रांजिशन जो वेवलेंथ का रेशियो दिया है वो लाइमन एंड पास्टन का रेशियो दिया है। लाइमन सीरीज और पास्टन सीरीज के जो वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, उनका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, समझे। अब यहाँ पे देखो एक और, इसके बाद अगर हम्फ्रे आ जाता, यहाँ पे पास्टन के बाद क्या आता है, हम्फ्रे। तो अगर हम्फ्री आ जाता तो उसका भी एन फाइनल क्या होता, 6। तो फिर उस केस में ये भी बन सकता था बामर और हम्फ्री, लेकिन वो तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, इसीलिए उसके बारे में नहीं सोचना है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। तो चलो इसको प्रैक्टिस करते रहना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।